नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। आज संडे अपने स्पेशल शो में हमारे साथ हैं राजू भाई। राजू भाई नमस्कार, क्या हाल है? बस ठीक है सर, सब कुछ थॉमस बस कुक चल रही है। लग ये वही रहा है कि इतने सारे हमारे 57 लोग घूम रहे हैं सारी दुनिया में। दो चार पत्रकारों को भी भेज दिया होता, हमको राजू भाई को तो नहीं भेजेंगे। कम से कम गोदी मीडिया के ही कुछ पत्रकारों को भेज दिया होता, बेचारों की अच्छी खासी ट्रिप हो जाती। दरअसल लग ऐसा रहा है कि पिछले महीने 2 महीने से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, एक वक्त होता है जब आप पत्थर को छूते हैं और वो सोना हो जाता है, और एक वक्त होता है जब आप सोने को छूते हैं और वो पत्थर भी नहीं होता, सीधे गोबर हो जाता है। हर आदमी का वक्त आता है, और वक्त की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये किस्मत से नहीं आता है। अक्सर आपने जो किया होता है उसी से आता है, आपके किए का फल होता है। इसमें किसी भगवान को बीच में ले आना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले याद कीजिए आप हमारे जवानों को, जब पुलवामा में उड़ा दिया गया था बम से। आज तक पता नहीं चला आरडीएक्स कहां से आया था, आज तक नहीं पता चला कि साजिश किसकी थी। पाकिस्तान कहा गया, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई, सब ठीक है। लेकिन साजिश क्या थी, कहां से चला था आरडीएक्स, किसने खरीदा था, गाड़ी किसकी थी, कैसे आया था, लोकल कौन से लोग थे जो जिम्मेदार थे, ये कहानी कम से कम कभी बाहर नहीं आई। उसके बाद पहलगाम हो जाता है, पहलगाम के बाद पाकिस्तान पर हमला हो जाता है। 4 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर चलता है, अच्छी बात है, सारा देश साथ खड़ा होता है। लेकिन दो सवाल हल नहीं होते हैं। पहली बात तो ये कि जो 4 आतंकवादी थे जिनके बारे में कहा गया महीने भर से उस इलाके में थे, वो कहां से आए थे, कौन थे, और अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। और दूसरा सवाल ये कि 4 दिन बाद अचानक युद्ध रोका गया। प्राइम मिनिस्टर ने परसों कहा है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। तो सवाल ये बनता है कि जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो चलिए पीओके नहीं लिया, आपको दया आ गई, लेकिन कम से कम उससे वो आतंकवादी तो मांग लिया होता जिस हाफिज सईद को आपके जसवंत सिंह साहब जो है बाकायदा छोड़ के आए थे। कम से कम उसी को वापस मांग लिया होता, गिड़गिड़ा रहा था। बहुत कोशिश की जा रही है, घर घर सिंदूर हुआ, फिर कह दिया गया कि नहीं साहब वो तो फेक न्यूज था। बिहार में बड़े बड़े कटआउट लगे, पोस्टर लगे, लेकिन ना तो रैली में लोग आए और ना ही लोग आए। जो रोड शो हुआ, पहला रोड शो था राजू भाई, जो कार के अंदर से हुआ। और मुझे ऐसा गर्व हुआ राजू भाई कि मैं तो रोज रोड शो करता हूं, जब अपनी कार से भीड़ भाड़ में कहीं जाता हूं और आता हूं। इस तरह का रोड शो हुआ, सभा हुई तो उसमें लोग ही नहीं। घर घर सिंदूर वापस लेना पड़ा। और अब यह खबर आ रही है कि आरएसएस इन सारी चीजों को लेकर नाराज है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि अध्यक्ष पद पर जो बिठाना था किसी व्यक्ति को, उसको टालने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मेरी भूमिका थी, सवाल नहीं था। मैं सीधे राजू भाई को इसके बाद मंच देता हूं। राजू भाई अपना समय लेके जो भी कहना चाहें आप, जो विषय भी आपको महत्वपूर्ण लगे बताइए। देखिए, आपने शुरू में कहा कि एक वक्त आता है जब आप जिसको छूते हो वो गोबर बन जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी खुश होगी कि हर चीज का गोबर हो रहा है, क्योंकि गोमूत्र और गोबर पे ही के नींव पे ही उनकी इमारत पूरी खड़ी थी। आरएसएस भी खुश रही होगी। मैंने आपको एक टेबल भेजा है जो सीएनएन ने पब्लिश किया है, व्हाट्सएप पे भेजा है। उस टेबल में किसका कितना नुकसान हुआ वो सीएनएन का अपना आकलन है, और उसी के भरोसे स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी वो बोल रहे हैं कि इतने विमान गिरे और बाकी एक जेट अलग सा वो उसका हिसाब पूरा का पूरा है। और हम सीज फायर क्यों मान लिए, जबकि हमने आज तक किसी का माना नहीं। और राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सीज फायर जो पोस्ट किया था उन्होंने वो मान लिया, उसकी वजह भी सीएनएन ने उधर डाली है और सारी बातें स्पष्ट है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब सुब्रमण्यम स्वामी ने तो बात बोल पब्लिक डोमेन में बोल ही दी है, हम उसको रिपीट नहीं करते क्योंकि मैंने अपने ट्विटर पे भी लिखा है, उन्होंने रफाल के बारे में जो भी लिखा है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि मोदी रफाल के बारे में सारी चीजें छुपाना चाहते हैं, और दोष अब रफाल पे दे रहे हैं, सोर्स कोड ना देने पे दे रहे हैं। जिस रफाल के लिए 126 की जगह ज्यादा पैसे देके 36 लेके आए थे, उसके लिए उन्होंने कितने साल तक अपनी पीठ थपथपाई थी, और कोर्ट ने भी उनको बाइज्जत बरी किया था। वो सारी रफाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको भी छिपा रहे थे। लेकिन देखिए, कर्मा जो होता है वो घूम फिर कर वहीं आता है जहां आपने शुरुआत की थी। अब आपको कभी लगा नहीं होगा कि रफाल पे ही आके रुकेगी बात, और उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा कि बात आके रफाल पे इस तरह से रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट को कहने अपना साथी बनाने के बाद
उनको लगा नहीं होगा कि देखिए, रफाल सुप्रीम कोर्ट में मामला ही दूसरा था, इन्होंने पेपर नहीं दिया, बाकी सब कुछ नहीं किया। नहीं सुप्रीम नहीं, कोर्ट के पेपर बारे में एक बात राजू भाई, हाँ, गुम हो गुम हो गए, गया। एक बात हम गुम लोग हो का गए। बहुत क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट को एक जो गाइडलाइन है, जो उनका संविधान है, उसके भीतर ही काम करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बता सकता कि राफेल खरीदना सही था, गलत था, बाकी सारा कुछ। नहीं नहीं जो मैं सर, कहना चाह रहा हूं, असल में सरकार जो है उसको बताना चाहिए था कि आप कम राफेल अधिक कीमत पर क्यों लेके आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, उसका जो मेंटेनेंस था वो अंबानी जी की उस कंपनी को क्यों दिया गया, जो जिसके पास कोई अनुभव नहीं था, जो थोड़े दिन पहले बनी थी। ये सब तो सरकार का मामला है, हर चीज एक सुप्रीम बात कोर्ट थोड़े करेगा। एक बात, सुप्रीम कोर्ट में 2 बातें नहीं हुई थी उस वक़्त, आपको याद होगा। एक बात, बंद लिफाफे की वो शुरुआत हुई। जो बंद लिफाफा लेना और देना, उसमें क्या लिखा है वो हम किसी को पता नहीं चलता, नो ट्रांसपेरेंसी, एक बात। और दूसरी बात, गुम हो गए कागज। अगर रफाल के गुम हो जाते हैं तो फिर सोर्स कोड फ्रांस देगा तो वो सोचेंगे गुम हो जाएंगे इनके, इनके प्रॉब्लम है। और ये इस बात पे सुप्रीम कोर्ट को सख्ती अपनानी चाहिए थी, वो नहीं लग, ठीक है जो भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरे में जो किया, खैर वो जाने दीजिए, लेकिन वो कर्मा वापस आ गया रफाल पे, एक बात। लेकिन अन्य इतनी सारी बातें हुई है कि जिससे आप बच ही नहीं सकते। एक तो उन्होंने डेलीगेशन भेजा विदेश में, आपने खुद भी ट्वीट डाला है, इथियोपिया से हमारे थके हारे लोग जो वापस आ रहे हैं, और वो इथियोपिया से पता नहीं वो क्या बताने गए थे देश की तरफ से और भारत पाकिस्तान की तरफ से, कि हम टेररिज्म को नहीं सहेंगे। अब इथियोपिया बोलेगा ठीक है भाई, आप नहीं सहेंगे तो मत सहो, हमको यार जितना पैसा जरूरी है वो दे दो बस। यहां तक कि आपने तो इथियोपिया पे एक जोक किया, लेकिन लोग तो कांगो और लाइबेरिया में भी भेजे गए। तो जो आपने शुरू में भूमिका की कही की पत्रकारों को भी भेजते, तो सर याद रखिएगा कि हमें और आपको कांगो और लाइबेरिया अगर नसीब आता तो हम जाने से इनकार कर देते, क्योंकि देखिए एक जमाने में गुजरातियों में बहुत प्रतिष्ठा का माना जाता था थॉमस कुक से यूरोप और अमेरिका जाना। अगर थॉमस कुक की कोई ट्रिप कांगो और लाइबेरिया नहीं जाती तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। जो गए हैं उनको अब मुबारकबाद। वो सुप्रिया सुले जी के साथ बाकी सारे, अनुराग ठाकुर शायद और मनीष तिवारी हमने देखे कांग्रेस के, वो इथियोपिया से आ रहे हैं ना, पर कोई वो इतना, जो मुझे बुरा लगा था वो इतना, मैं चाहूंगा कि हमारे एडिटर साहब वो वीडियो चला दें थोड़ा सा, वो इतना बुरा लगा था कि मतलब आप जा रहे हो तो कोई आपको रिसीव नहीं कर रहा है, आ रहे हो तब कोई आपको छोड़ने नहीं आ रहा है। जैसे आम यात्री हम आप अगर जाएं घूमने के लिए, जैसे अपना अपना बैग लेके निकलते हैं हम लोग, और कोई पूछता नहीं है, और एएनआई के अलावा कोई कवर नहीं कर रहा है। मतलब बाकी आप इंटरनेशनल मीडिया छोड़ दीजिए, नेशनल मीडिया ने भी, गोदी मीडिया ने भी अपने पैसे खर्च नहीं किए हैं कि भाई कम से कम एक कैमरामैन को ही भेज दे जो वहां से एक्सक्लूसिव लेके दे दे। सर लेकिन वहां इसका पर, क्या मतलब है? नहीं नहीं सर, वहां पर कोई आने वाला ही नहीं था। क्योंकि मैंने अन्य एक प्रोग्राम में कहा था कि रशिया में लारोव साहब, यानी उनके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, और पुतिन साहब, ये दो छोड़कर, या मेदवेदेव साहब, ये तीन लोग छोड़कर कोई भी मिलता है आपको तो उसका कोई मतलब नहीं। इनको वो तो छोड़िए, उनकी कैबिनेट के भी कोई नहीं मिला, और कनिमोली और उनके नेतृत्व में बाकी सारा लोग डेलीगेशन जाकर वापस आया। उसके बाद पाकिस्तान के साथ एक जबरदस्त डिफेंस का एग्रीमेंट रशिया ने साइन किया, जो पहली बार इतिहास में हुआ। तो ये पता डिफेंस का चलता नहीं है। है, डिफेंस का नहीं है, मैं आपको सुधार दूं, वो स्टील प्लांट का है। जो पुराना प्लांट था, पहले रशिया के साथ ही होना था, फिर बंद हो गया था, उसको दोबारा किया है। फिलहाल अभी तक डिफेंस का नहीं किया है, हाँ, आगे करे लेकिन तो हम नहीं हमने जानते। हमने हमने इस डर से मांग की है कि उनके साथ SU-17 वगैरह का वो मत करिए। तो इसका अब ये दरवाजे तो खुल गए हैं, पाकिस्तान के बिल्कुल, बिल्कुल। प्रधानमंत्री पुतिन साहब को मिल रहे हैं, और डोवाल साहब जाके उनको सफाई देने लगे हैं। तो बात समझिए कि गड़बड़ हो गई है, और चीन तो खुले में खड़ा ये तो है हुआ है। पाकिस्तान के साथ, और चीन के साथ रशिया अब खुल कर खड़ा है, ना कि वो अन्य किसी देश को। अब पूरी जियोपॉलिटिक्स देखिए दुनिया की कैसे होगी। हमारे साथ पूरी एक जियो भी देश, पॉलिटिक्स राजू भाई, पूरी जियो पॉलिटिक्स जो है ना, वो आपके यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं ना, टपसी टारवी वाली कंडीशन में है, जी, जिसकी और किसी से चाइना रशिया की कभी आपस में नहीं पटी। मतलब स्टालिन की डेथ के बाद माओ की न ख्रुश्चेव से पटी, न ब्रेजनेव से पटी, और उसी चलते रशिया हमको समर्थन करता था, चाइना जो है पाकिस्तान को समर्थन करता था। अब सब कुछ पलट गया और हम कहाँ हैं पता नहीं, हम हाउडी मोदी कर रहे हैं। सर इसमें बहुत सारी बातें हुई जो मोदी जी की खुद की गलती है, और मैं हमेशा उनका इस्तीफे की मांग करता हूं, तो लोगों को लगता है क्यों
लेकिन विदेश नीति का जो पूरा बैंड बज गया है, उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, क्योंकि वो पुतिन साहब को मिलने के बाद ज़ेलेंस्की को आपको एक गुट में रहना चाहिए या एक उल्टा किसी उल्टा पुतिन से मिलने से पहले जेलेंस्की से मिला है, ज़ेलेंस्की उल्टा से भाई मिले साहब, मतलब नहीं। ब्लंडर और था ये। बाद में अपने डोवाल साहब उनको समझाने गए पुतिन साहब को, और पुतिन साहब को समझने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको हर बात की खबर रहती है दुनिया में क्या हो रहा है, इतने पावरफुल और सक्षम उनके पास एफएसबी है, लेकिन वो और चाहते केजीबी थे। का एक्स चीफ है राजू भाई, हाँ, केजीबी का एक्स चीफ है पुतिन, हवा में नहीं आया, उसको और लोग समझ कितनी नहीं सारी पाते हैं। लैंग्वेजेस वो खुद बात करते हैं, यानी खैर, लेकिन हम्म। उन्होंने ढोवाल का पूरा वो बनाया, वीडियो बनाया, वो 1/4 कुर्सी पे बैठ के, बीच में बुलेट प्रूफ कांच थी और वो सफाई दे रहे थे। बस उन्होंने स्पुतनिक से लेके रशिया टीवी तक सब जगह डाल दिया उसको, ताकि वो दिखाना चाहते थे कि इनको घुटने पे मैंने ला दिया है। और पुतिन ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा था, मैं लाइफ में एक बात को कभी माफ नहीं करता, वो है बिट्रेयल। और उन्होंने वाकई नहीं माफ किया है किसी को। तो आप ऐसे और दूसरा, यही बात ट्रम्प के साथ है। जब 2020 में साहेब गए यूएस, तब माय फ्रेंड डोनाल्ड भूल गए, उनको लगा बाइडेन साहब गुस्सा हो जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प तब फेलोनी से और वो कोर्ट में लड़ रहे थे, तब उन्होंने इनको मिलने, मोदी इज माय फ्रेंड, उनको मिलने की इच्छा जाहिर की। तो आधिकारिक बयान आया कि प्रधानमंत्री का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कि ट्रम्प साहब को मिलेंगे। तो वहां पर ट्रम्प साहब ने भी बिट्रेयल का वो अपने नोटबुक में लिख दिया। तो इन्होंने अपने जिंदगी में जो सबके साथ बिट्रेयल, यानी लालकृष्ण आडवाणी ने जो भोगा है, वो भी घूम फिर के वापस आ गया। और रफाल में जो दफा किया था, वो दफायल भी वापस आ गया। तो अब ये बात है कि वायुसेना के प्रमुख खुलकर अब बोल रहे हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वक्त पे कुछ भी आता नहीं। इसका मतलब, और कल ऑपरेशन सिंदूर की गौरव में वो क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल को तीनों सेना के मुख्यों को बुलाया गया था, मुख्यों को, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। और अब आप तो और आगे की बात सुनिए, प्रधानमंत्री लगातार अपने कैबिनेट सेक्रेटरीट, यानी जो सेक्रेटरीज है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर बाकी कैबिनेट के सेक्रेटरी, उनके साथ मीटिंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो अब तार जुड़ नहीं रहे हैं और वो अब पार्लियामेंट का सामना कर नहीं सकते। और दूसरी जगह ऑपरेशन सिंदूर पहले जोश में शुरू किया था, उनको लगा कि अब लोग उतने ही भोले हैं जितने राम मंदिर बनने से पहले हैं, लेकिन लोगों ने वो सिंदूर इन्हीं के मांग में भर दिया, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के बात यह हो गई है सर, कि जिस सेना का आज भी जवान बलिदान कर रहे हैं, आज भी आप देखिए, कल परसों में भी कुछ लोग शेलिंग में, कुछ गोलीबारी में मर रहे हैं, उसमें अग्निवीर भी है। ये सारी गलत नीतियों का परिणाम जो है वो आम आदमी भुगत रहा है, उसका खून जा रहा है। और ये सिंदूर लेके अपने इलेक्शन कैंपेन में घूमे थे, बिहार में उनकी कैंपेन के लिए, रैली के लिए लोग आए ही नहीं सर, उनकी सुरक्षा के लोग ज्यादा थे, वहां लोग थे उससे। गुजरात में इन्होंने और एक ब्लंडर कर दिया कि जो हमारी महिला अधिकारी थी मिलिट्री की, उनको हम सम्मान से हमने देखा, उनको सोफिया कुरैशी जी, उनकी फैमिली को, ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, सबको अपने ऊपर कलेक्टर को कहकर फूल बरसाने के लिए बुलवाया गया। ये तो इतना बड़ा ब्लंडर है, यानी पूरे देश ने थू थू की उसके ऊपर कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं। और फिर मिलिट्री की पोशाक में अपने एक सेकंड दीजिए, उसके आगे की आपको बता रहा हूं, शायद आप तक खबर नहीं पहुंची है। मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम भोपाल में हो रहा है, जिसमें अहिल्याबाई का कटआउट लगेगा, भारत माता का कटआउट लगेगा, मोदी जी का कटआउट लगेगा, और साथ में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, हमारी दो सर्विंग ऑफिसर्स का कटआउट लगेगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में। आप सोच लीजिए। देखिए, अभी अशोक जी, ये जो ऑप्टिक्स है, उससे अब गहरे अंधभक्त है, वो छोड़कर कोई किसी को भी कुछ परिणाम होने वाला नहीं है। अब साक्षात भगवान आकर भी कहे कि मोदी जी सच बोले, तो भी लोग विश्वास नहीं रखेंगे। अब वो इतना बियॉन्ड गया है बात, सारी बातें, कि उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उन्होंने विदेश नीति के बारे में जो किया, जो पहलगाम के बाद जो हुआ, हमारे सेना का जिस तरह से खून बहा, हमारा नुकसान आर्थिक और अन्य स्तर पे हुआ, हमारा जो पर कैपिटा इनकम गिरा, ये सारी चीजें जो हैं वो एक साथ अब इकट्ठा होने लगी हैं।
और इससे भारतीय जनता पार्टी और हाँ, महाराष्ट्र में देखिए वो मेगा कंपनी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। लार्सन एंड टुब्रो की हम्म जगह लार्सन एंड टुब्रो का कोर्ट कम हम्म था हम्म हम्म और लार्सन एंड टुब्रो का हम्म वो भी ज्यादा, लेकिन इतना स्ट्रेट भ्रष्टाचार प्रोफाइल बहुत बड़ी 14,000 है। करोड़ का। तो ये सारी चीजें अब साथ में आएगी। देखिए, हमेशा हम 11 साल से हम कह रहे हैं, 12 साल से, कि कर्म आपको कभी नहीं छोड़ता। वो वापस आपको पकड़ने के लिए आ जाता है। इसलिए अच्छे कर्म, हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे ना, उन्होंने यही कहा कि अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल पाओगे, तो बुरे कर्म करो तो बुरे। तो उनको लगा कि बाकी लोगों को जेल में डाल दूं, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काऊं, हिंदू मुसलमान करूं। तो देखिए सारे फांसे उल्टे पड़ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, अब उनको मुसलमानों के साथ हिंदुओं को दिखाना पड़ रहा है। निशिकांत दुबे वहां जाकर अचानक गीता याद आ गई उनको कि फिलिस्तीन के साथ फलस्तीन अन्याय याद आ हो रहा गया। है। हाँ, फलस्तीन फिलिस्तीन के याद आ आप गया। फिलिस्तीन को बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन को बचाना चाहिए, इज़राइल किसी की सुनता नहीं है, हमारा एक देश सेक्युलर देश है। मुझे लगा अरे रात सपने में नेहरू तो नहीं आए निशिकांत दुबे के। और इसमें लेकिन ये इतनी 11 साल तक हम ये कसरत सहते रहे, उसकी एक वजह भी है। ये डेलीगेशन डिप्लोमेसी की जो फेल कसरत है उससे हमको पता चला। विपक्ष में भी ऐसे लोग हैं जो खुलकर बात नहीं करते और मोदी जी करके वो भक्तों की तरह जाते हैं। अब ये कनिमोळी जो हैं, शशि थरूर जी हैं, सुप्रिया सुळे है, प्रियंका चतुर्वेदी और सलमान अन्य जो लोग, खुर्शीद हैं। सलमान, वो सारे जो असाउद्दीन ओवैसी है, इन लोगों को हमने 10 बार लिखा कि इसका लॉजिकल क्या परिणाम निकलेगा। कोई भी सेंसिबल कॉमन सेंस चाहिए आपको, समझ में आएगा। और ममता जी ने ये सही किया था कि अपनी तरफ से किसी को जाने नहीं दिया। आपने जो 11 साल में अपने देश में अपने लोगों के खिलाफ, हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर योगी आदित्यनाथ तक के लोगों को साथ लेकर जो जंग छेड़ी है, और एक तरफा जंग है, वो लोग बेचारे मायूस है। तो वो जनता के साथ जो जंग छेड़ी है उसका परिणाम आप अकेले भुगतो, क्योंकि आपका कर्म है, आप भुगतो। तो उसमें भी शरीक होने के लिए जो लोग गए हैं, तो वो विपक्ष के वो लोग हैं और वो पार्टीज हैं, आप समझिए कि जिन्होंने मोदी जी को इस काम में साथ दिया, और वो इसीलिए वो टिके रहे और देश की बर्बादी जो हुई वो हो सकी। आपने कर्मा की बात की राजू भाई, तो मुझे बोफोर्स की याद आई। इस देश में बोफोर्स को लेकर जितना तमाशा हुआ था उतना कभी नहीं हुआ। वो बोफोर्स आज भी काम आ रही है। वो बोफोर्स आज भी सीमा पर गोले बरसाने के काम आ रही है। बोफोर्स की क्वालिटी पर आज तक ना अटल बिहारी वाजपेयी ने सवाल उठाया, ना नरेंद्र मोदी ने उठाया, ना आर्मी ने उठाया। और रफाल पे अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आर्मी ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह का इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ रही है, साफ लग रहा है कि रफाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। खैर, क्या इसका असर बीजेपी आरएसएस रिश्तों में भी पड़ा है? क्या वो रिश्ते बिगड़ रहे हैं? क्या आरएसएस बीजेपी के बीच में? हालांकि मेरा यह है राजू भाई कि ये दोनों के ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल काम है। ये दुनिया के सबसे, क्या कहेंगे, होशियार कहना चाहिए, शातिर कहना चाहिए लोग हैं। डिसेप्टिव ये जो कहें उसके डिसेप्टिव उल्टा सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी सर, डिसेप्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं वो कहना चाहिए। धोखेबाज, मायावी है, मायावी है। मायावी। यस। ये लोग मायावी है। आरएसएस और बीजेपी हम आपस में लड़ रहे हैं ऐसा दिखा के भी कुछ नैरेटिव बना सकते हैं। उनके ऊपर विश्वास रखना देशद्रोह है। उनका खुद का अपना चरित्र ही टेररिस्ट का है। और पहला हमारे देश के महात्मा राष्ट्रपिता को जो जिनका बलि चढ़ा, वो निहत्थे थे और अहिंसावादी थे, इन्हीं की वजह से। तो वो एक कॉन्स्पिरसी की शुरुआत थी और वो अभी भी चल रही है। तो आरएसएस क्या चाहता है, आरएसएस, हाँ, कल एक मोहन भागवत का बयान आया। कांग्रेस ने बहुत बड़े नेता इस देश को दिए और इसलिए हम उनके बहुत आभारी है और हम उनका सम्मान करते हैं। अब ऐसी बेतुकी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। जो आपने मिठाइयां बांटी थी 30 जनवरी को 1948 में, उससे सारी बातें स्पष्ट हो गई कि आपको किसका अभिमान है और किसका नहीं। और आगे जाकर मैं ये कहूंगा कि आरएसएस के लिए अब मोदी जी एक जिम्मेदारी हो गई। देखिए, आरएसएस किसी जिम्मेदारी की या नहीं बोझ? है। नहीं नहीं, जिम्मेदारी या आप बोझ? तो, सर मैं बोझ कहना चाहता था लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि पूरी बीजेपी बोझ हो गई है। हाँ। क्योंकि इतने सारे लोग हैं कि पूरी बोझ ही हो गई है। तो इनको बदलना है और वो ऑपरेशन करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर
कि इन्होंने मोदी जी के कार्यकाल में इतनी अय्याशी की है आरएसएस वालों ने कि देखिए सत्ता का भोग किसी भी अन्य भोग से भयानक होता है। वो ज़हर बन जाता है और वो आरएसएस के नसों में घुस गया। उनको अब पता चला होगा कांग्रेस की जो हानि हुई, जो क्षति हुई सत्ता में रहते हुए वो क्यों हुई? क्योंकि कांग्रेस 70 साल लगे, इनको 10 साल में ही ये भोगी बन गए। तो अब क्या है मोदी जी उस भोग के बदले में उनकी निष्ठा चाहते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि यार आरएसएस का कोई तो अस्तित्व रहे, क्योंकि उन्होंने आज तक क्या माना कि हेडगेवार आते हैं जाते हैं, गोलवलकर आते हैं जाते हैं, भागवत आते हैं जाते हैं, रज्जू भैया आते हैं जाते हैं, अटल जी आते हैं जाते हैं, लेकिन आरएसएस रहेगी, यानी ब्राह्मणवाद रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी इस मानने को ही तैयार नहीं कि मोदी जी आते हैं जाते हैं। तो ये पहली बार आरएसएस को शॉक हुआ है कि एक स्वयंसेवक ये बात मान ही नहीं रहा है कि ये जो लकड़ी की काठी यानी ये है लाठी है और उसके ऊपर जो हम लगाते हैं ध्वज वो वही रहेगा। बाकी लोग आते हैं जाते हैं ये मानने के लिए आदमी तैयार ही नहीं। और इससे पूरे 10 साल हमने पूरा भोग लिया। कितनी एयर कंडीशन ऑफिस, मैंने आपको कहा था सर एक दिन वहां 5 स्टार या 7 स्टार होटल बनेगा और वहां जाके हम कॉफी पियेंगे और वो जरूर बनेगा सर, क्योंकि आमीन। हाँ वो बनेगा ही बनेगा। तो बात यह है कि अब ये लड़ाई उन चीजों की है कि मोदी जी का खुद के बारे में नार्सिसिज्म और भ्रम और आरएसएस को वास्तविकता से जो जूझना पड़ रहा है उसके बीच की लड़ाई है। ये मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार जाने के लिए आरएसएस कुछ करेगी नहीं, वो उसी का भोग लेते रहेगी, लेकिन वो चाहेंगे कि उसमें वो बदलाव आ जाए जो उनके अनुशासन में और उनकी तरह से चले बस। तो आपको भोग भी दे और आपके कहने पे चले भी। ऐसी सरकारें तो आती ही नहीं है सर, वाजपेयी भी नहीं थे और ना मोदी थे। तो आरएसएस को अब पता चला होगा कि उनका भी मार्गदर्शक मंडल में जाने का टाइम आ गया है और वो ऑफिस जो बनाई है उन्होंने 100 साल के लिए वो हमें दे दे, हम अच्छी तरह से उसमें फिल्म का एक लाइब्रेरी बनाएंगे, एक किताबों की लाइब्रेरी जो आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं पढ़ पाते वो किताबें रखेंगे, फिल्म रखेंगे ऋत्विक घटक सत्यजीत रे वगैरह की, अच्छी बनाएंगे उसको इंटरनेशनल भी अच्छी रखेंगे, इंटरनेशनल बनाएंगे। भी रखेंगे। हाँ और उसको नेहरू भवन का नाम भी देंगे ताकि 10 साल में नेहरू का जितना पुनरुज्जीवन हुआ है उतना तो कांग्रेस ने भी नहीं किया सर। ये बात आपने सही कही राजू भाई कि आप चाशनी में डूबा हुआ रसगुल्ला भी खाना चाहेंगे और चाहेंगे डायबिटीज भी नहीं हो, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। आप चाहेंगे कि आपको एसपीजी सुरक्षा मिले, पता नहीं कितना जेट प्लस जेट वाई पता नहीं क्या क्या मिले, एयर कंडीशन ऑफिस मिले, बड़ी गाड़ियों में चलें, जेट में चलें, और उसके बाद जो आदमी ये सब दे रहा है वो आपके कंट्रोल में भी रहे। ये आसान काम है भी नहीं, ये लगभग असंभव सी चीज है। और राजनीति के साथ यही बड़ी मजेदार चीज है कि साफ साफ लगते लगते अचानक चीजों को असंभव दिखाना शुरू कर देती है। आपको क्या लगता है कि ये आखिरी सवाल मैं ले रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर से जितनी उम्मीद पाली थी भारतीय जनता पार्टी ने, मैं निष्पक्ष रूप से जब देख रहा हूं तो ये देख रहा हूं कि वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है, उसका फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रहा है। सर वो आपने बड़े शानदार शानदार सब लग हाँ। ऑपरेशन सिंदूर एक शोरूम है, वरना भारत की जनता को ये पता चल गया है कि इन्फ्लेशन से लेके अनएम्प्लॉयमेंट से लेके हमारे देश में जो पूंजी निवेश करने वाले विदेशी से लेके हर चीज। और आपने बोला था नोटबंदी से क्या वो कैश का 37% कैश भी बढ़ी है। तो हर चीज हर फ्रंट पे नाकामी एक साथ नजर आने लगी, बस उसकी वजह बनी ऑपरेशन सिंदूर और जो भी पहलगाम में हुआ। तो ये सारा खेल उल्टा हो गया है। और मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का लॉजिकल एंड मोदी का इस्तीफा ही हो सकता है, वरना वो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा। मोदी जी ये सही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर निरंतर जारी है, लेकिन उन्हें ये नहीं कहना है, वो कहना नहीं चाहते और मानना भी नहीं चाहते कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होगा तब मोदी इस्तीफा देकर सत्ता से उतर जाए। और ऑपरेशन सिंदूर लॉजिकली खत्म होगा, तर्क से ही खत्म होगा और वो इसी तरह से खत्म होगा। कोई आज मुझ पर विश्वास रखे नहीं रखे, लेकिन मोदी जी की विदाई अब तय है। इट्स रिटन ऑन द वॉल। इट्स रिटन ऑन द वॉल। और एक बात और है मैं जो कहना चाह रहा था, और राजू भाई भी जो कहना चाह रहे थे, कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सेना का शौर्य था उसका हम सब ने सलाम किया। हम सब
अपनी सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन सेना को वोट के लिए बेचोगे तो हम उतनी ही तेजी से आपके खिलाफ भी खड़े होंगे। मैं लिख के दे सकता हूं कि सेना के जो हमारे चीफ्स हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ कहना पड़ता है, लेकिन उस दिन खास तौर पे एयर मार्शल का जिस तरह का बयान आया था, हम लोग सुन रहे थे, उनकी आवाज में जो दर्द भी था और गुस्सा भी था, वो बहुत साफ बता रहा है कि आर्मी भी इस तरह की पॉलिटिक्स से परेशान है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझसे किसी आर्मी वाले ने नहीं बताया है, लेकिन वो एक बयान जो है वो दिखा रहा है कि किस तरह से रेड टेपिज्म में, आप इनडिसाइसिवनेस में, जो मोदी जी पिछली सरकारों के लिए कहा करते थे, या पॉलिसी पैरालिसिस में हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान जैसे देश के सामने हमारे एयर मार्शल को कहना पड़ रहा है कि कोई भी ऑर्डर जो हम देते हैं टाइम से होता नहीं है। इसका मतलब ये कि जो आधुनिक जहाज हमको चाहिए थे वो हमारे पास नहीं है। राजू भाई कुछ कह रहे हैं, फिर बात खत्म हाँ, करें। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि इन्होंने अहमदाबाद की आखिरी जो मैच थी, उसके लिए तीनों आर्मी चीफ को बुलाया था, उन्होंने इनकार कर दिया जाने क्या से। मतलब है उसका? ये एक तो इनकी ये शोरूम बनाना चाहते हैं आर्मी चीफ को बिठाकर वहां पर, अहमदाबाद भी है, मैच भी है बीसीसीआई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम जो सेना ने किया उसका सम्मान, तो आर्मी चीफ ने ये समझ कम लिया। से कम कम से कम राजू भाई, जो लोग शहीद हुए हैं अपनी सेना के, जिनको सेना ने शहीद घोषित किया है, उसमें अग्निवीर भी हैं, रेगुलर आर्मी के लोग हैं, उनको ही सेलिब्रेट कर लो, फिर भी अच्छा लगता। सर वो सेलिब्रेट करने से मैं मानता हूं कि अग्निवीर को अगर वो लास्ट मैच के पैसे, अगर अग्निवीर में जो शहीद हुए उनको यस, शहादत पेंशन बिल्कुल। नहीं मिलेगी तो पैसा दे देते, लेकिन ये इनको वो ऑप्टिक्स चाहिए, उनको वो मोदी जी आप और आप पीयूष सोचो गोयल ने। राजू भाई, पुंछ में जो है घर टूटे हैं, 6,500 रुपए दिया जा रहा है। बताओ, 6,500 में एक ट्रॉली ईंट नहीं आती है, घर क्या मरम्मत होगी? और उन्हीं दूसरा को सर पैसा अभी दे दो भी, कम से कम। सर अभी भी जवान शहीद हो रहे हैं, रोज रोज कॉफिन्स आ रही हैं, अभी भी गोलीबारी हो रही है वहां सीमा पर। और वो हम यहाँ बिल्कुल। पर गायकर करके एक जवान आए हैं और बहुत सारे मैं देख रहा हूं सर, लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि तीन सेना के प्रमुख जो है उन्होंने इनकार कर दिया, उसी में 100 बात की एक बात आ गई, इनके ठीक ऑप्टिक्स बात पे है। सेना खेलना नहीं चाहती। और खेलना भी नहीं चाहिए। हमारी सेना की सबसे बड़ी खूबी यही रही है कि वो कभी कम्युनल नहीं रही है, वो कभी पाकिस्तानी सेना की तरह उसने प्रॉपर्टी नहीं बनाई है, उसके पॉलिटिकल अलायंसेज नहीं रहे हैं, वो पूरी तरह से प्रोफेशनल सेना रही है। इसलिए देश का हर इंसान, चाहे वो किसी जाति, धर्म, इलाके का हो, बाकी सबके मामले में कांग्रेसी, भाजपाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेना का जहां सवाल आता है वहां सम्मान करता है। अब इस सम्मान को भी अगर तोड़ने की कोशिश हो रही है तो क्या कहा जाए? कुल मिला-जुलाकर मामला ये है कि वोट की राजनीति हर पार्टी करती है, लेकिन सिर्फ वोट की राजनीति वो पार्टी करती है जिसका देश से, देश के विकास से, देश की सेना से, देश के लोगों से कोई लेना-देना नहीं होता है। कई बार लोगों को समझने में देर हो जाती है, कई बार लोग जल्दी समझ जाते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा देश समझे कि जो राजनीति हो रही है, हालाँकि इसको राजनीति कहने में भी शर्म आती है, लेकिन मान लीजिए जो भी राजनीति हो रही है, जिसमें एक बड़ा होर्डिंग लगता है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर लिखा होता है और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के ओवरऑल में खड़े होते हैं, ना हमारा कोई शहीद होता है, ना कोई हमारे आर्मी का होता है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें नुकसान आर्मी ने उठाया, जंग आर्मी ने लड़ी, अपने लोग गंवाए, उनके लोग शहीद हुए, उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक प्रधानमंत्री सेलिब्रेट कर रहा है जिसने 4 दिन में सीज़ फायर कर लिया। जनता देख रही है, जनता समझेगी और जनता सवाल भी पूछेगी। कितना वक़्त लगेगा ये देखने वाली बात है। राजू भाई, थोड़ा-सा हम जानते हैं कि ऑप्टिमिस्ट हैं, तो उनका कहना है बहुत जल्दी मोदी जी जाएँगे। मेरा कहना है कि नहीं, अभी थोड़ा वक़्त लगेगा। मैं चाहता हूँ कि राजू भाई सही साबित हों। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।